Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor at the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, in previous lecture we have discussion over the treatment of UTI and the STI. Now, we are moving towards the treatment of the malignancy or better to say anti-cancer agents. Okay. So, we in this lecture we are going to focus on the because this lecture is divided into two parts. So, conceptualization of the cancer and what are the different agents are used for the cancer we can cover in the lecture 1, and like in lecture 2 we can cover the specific agents along with their pharmacology and the different aspects. Okay. So, let us start with the introduction of the cancer. So, cancer, as you already know about that, cancer is a uncontrolled cell growth. It is a very simplest definition which you people will remember. Okay. So, बिल्कुल वही हम भी बोलेंगे, it is uncontrolled cell growth or uncontrolled cell proliferation is known as cancer. But क्यों uncontrolled हुआ? Why the proliferation is uncontrolled? Because we have some checkpoints to check whether the proliferations are on the way or not, they are correct or not. ठीक है ना? If there is a there needs to be if there is need of correction. So, in that particular condition the cell cycle will stop and then it will rectify the issue and then it will again start. Okay. So, generally a normal cell turns into a cancer cell because of multiple causes. The first one and the most important one is the mutation. ठीक है. क्या हो रहा है आपके बॉडी में, हम सबके बॉडी में कैंसर है, बट वो क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है. मतलब आप कह सकते हो कि वी ऑल पीपल हैव द जीन नोन एज प्रोटोऑन्कोजीन. ठीक है. तो क्या प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो हम सबकी बॉडी में है, बट व्हाट इज द रीजन दैट वी आर नॉट सफरिंग विद द कैंसर? बिकॉज द प्रोटोऑन्कोजीन इज द इनएक्टिव स्टेज. ठीक है. प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो इनएक्टिव स्टेज में है, बट अगर इसको कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर कुछ केमिकल्स या फिर कुछ माइक्रोबियल्स इन्फेक्शन की वजह से कुछ चेंजेस हुए या म्यूटेशन हुआ और ये प्रोटोऑन्कोजीन अगर कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में, तो फिर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. तो ये आपको समझना है कि जनरली कैंसर इज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द डीएनए. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो ये म्यूटेशन जेनेटिक, एपिजेनेटिक कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा एक आउटलाइन बनाकर चलें तो जनरली हमारे बॉडी में कैंसर या ट्यूमर अगर हम बोलें तो ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं. ठीक है. और ये जो जीन्स होते हैं इनका काम है क्या कि जब भी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो तो एपोप्टोसिस की साइकिल बढ़ा देंगे वो, और एपोप्टोसिस बढ़ाकर, एपोप्टोसिस का मतलब हो गया प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है. मतलब जब एक्सेसिव सेल बनने लग जाते हैं बॉडी में और उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है या फिर किसी सेल की लाइफ पूरी हो जाती है तो उसको सम्मानपूर्वक उसकी जो उसकी डेथ है, जो उसकी मृत्यु है वो हो जाती है. ठीक है ना. तो दिस इज नोन एज एपोप्टोसिस. नाउ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स what happened, they got inactivated. ठीक है ना. अब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन की वजह से ये जो ट्यूमर सप्रेशर जीन थे, ठीक है, ये क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए. दूसरा क्या हो सकता है, एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन विच आई ऑलरेडी मेंशनड यू ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर और द केमिकल्स और एनीवन. ठीक है. कुछ भी हो सकता है रीजन. ठीक है. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कैंसर. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो इन 4 फैक्टर से ही कैंसर कैरेक्टराइज होता है, बट उसके पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि कैंसर वर्ड जो है ये थोड़ा सा डरावना है. ठीक है. लेकिन कैंसर जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही वो कैंसर होगा. ठीक है. जो स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज द ट्यूमर. ठीक है. और कैंसर या फिर आगे चलकर मैलिग्नेंसी जो वर्ड है दैट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द ट्यूमर. ठीक है. ट्यूमर हम तब कहेंगे, ट्यूमर की बात हम तब कहेंगे जब वो एक जगह लोकलाइज्ड हो, बिल्कुल सिमिलर हो, नॉर्मल सेल की तरह देखने में हो, प्लस उसका जो मूवमेंट हो बॉडी में वो कहीं ना हो. ठीक है. वो एक जगह पर लोकलाइज्ड होगा, स्लो ग्रोइंग होगा. ठीक है. तो वो क्या होगा, ट्यूमर होगा. जैसे मस्सा हो जाता है हमारी बॉडी पे. ठीक है ना. वॉट्स हो जाते हैं, स्पेशली लोगों को देखने को मिलते हैं. तो दैट इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर, बट इट इज़ नॉट डेंजरस. आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है. एक माइनर सर्जरी एंड दैट विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर बॉडी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैलिग्नेंसी और बेटर टू से इन सिंपल फॉर्म कैंसर, तो ये ज़्यादा डरावना है बिकॉज इट
गेट दीज टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके चले आते हैं और इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा मैलिग्नेंसी में। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो गया मतलब सेल ग्रोथ ज़्यादा होने लग गई, ठीक है। दूसरा होगा डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ज़्यादातर कैरेक्टराइज होता है एनाप्लेसिया से, ठीक है। एनाप्लेसिया क्या है भाई? तो लॉस ऑफ फंक्शन इज नोन एज वो एनाप्लेसिया, ठीक है। अब अगर हम समझे इसको और सिंपल में, तो मान लीजिए एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियम जो टिश्यू है उसका कोई एक फंक्शन होगा, उसका एक कैरेक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना। बट जब वो फंक्शन उसका लॉस्ट हो जाए, वो एपिथेलियम काम ना करे जो उसका फंक्शन है, देन दिस इज नोन एज द डी डिफ्रेंशिएशन और द व्हाट यू कैन से एनाप्लेसिया, ठीक है। इनवेजिवनेस, घुसपैठ करने लगेगा, मतलब मान लीजिए कि स्टार्ट हुआ आपके स्टमक में, ठीक है, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया और उसके बाद फिर ये पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ इसको ब्लड ले जाएगा वहाँ वहाँ ये जाएगा और वहाँ जा जाकर ये क्या करने लगेगा? कैंसर कॉज करने लगेगा, ठीक है। और जो प्रोसेस उसको हेल्प करेगी दैट इज नोन एज द मेटास्टेसिस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस का मतलब ही हो गया कि जब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ तो हो ही रहा था लेकिन बेलगाम हो गया, मतलब अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब इसका कीमोथेरेपी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब इसको एक सपोर्ट करने के लिए एक और प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द एंजियोजेनेसिस, ठीक है। तो एंजियोजेनेसिस जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। ज़्यादा ब्लड वेसल्स क्यों बनेंगे? क्योंकि ज़्यादा सेल्स बन रहे हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एटीपी चाहिए, तो फॉर दैट वी नीड सम मोर ब्लड वेसल्स एंड ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है मैलिग्नेंसी में, ठीक है। नाउ अगर हम बात कर लें तो मेल्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है दैट इज़ द लंग कैंसर, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। सीक्वेंस में लिखा है मैंने, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में लंग कैंसर देखने को मिलेगा, उसके बाद प्रोस्टेट और फिर कोलोरेक्टल, किसमें? मेल्स में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल्स, द ब्रेस्ट कैंसर फॉलोड बाय द कोलोरेक्टल एंड सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है। सो ये आपके एक स्टैट के लिए मैंने बता दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एटियोलॉजी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अच्छा उसके पहले मैं आपको एक ये टर्म छूट गया, ये मैं बता दूं, ठीक है। बिनाइन कैंसर में ज़्यादातर ओमा आएगा, ठीक है, लास्ट में ना उसका जो सफिक्स होगा उसमें OMA लगेगा, ठीक है। बट OMA लगने का मतलब ये नहीं कि सारे ओमा जो हैं वो बिनाइन हो जाएंगे, ठीक है, वो बिनाइन नहीं होंगे, वो ट्यूमर नहीं होंगे, ठीक है ना, वो हो सकता है कि मैलिग्नेंट हो या वो कैंसर हो, ठीक है ना। तो उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक नाम आपको बता दे रहा हूँ याद रखने के लिए। पैपिलोमा, ठीक है, ये कुछ एपिथेलियम का कैंसर है, ठीक है, मतलब ट्यूमर है, तो इसको हम पैपिलोमा कह देंगे, ठीक है। पैपिलोमा इज अ टाइप ऑफ बिनाइन, लोकलाइज्ड है, जो वॉट्स होते हैं, जो आपके मस्से बन जाते हैं ना, दैट इज अ टाइप ऑफ वॉट? पैपिलोमा ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा एडिनोमा होगा, सार्कोमा तो हम नहीं रखते हैं, या चलो माइलोमा रख सकते हैं, ठीक है, माइलोमा रख लेते हैं, ठीक है। जो आपके पीनियल ग्लैंड है, जो मेलाटोनिन है, उसका भी स्प्रेडिंग होने लग जाता है। बट अगर आप देखोगे तो साथ में लिम्फोमा भी आ गया बगल में, ठीक है ना, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड केसेस हैं जिसमें ओमा आएगा, अदरवाइज ल्यूकेमिया, हॉजकिन डिजीज, ये वो मतलब मल्टीपल टाइप के अलग कैंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द एनवायरमेंट फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द इटियोलॉजी ऑफ द कैंसर? सो हियर वी हैव एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। आप दिन भर में बाहर घूम रहे हो, टहल रहे हो, आप कितना गैस इनहेल कर रहे हो, कितने टॉक्सिन्स इनहेल कर रहे हो, एंड ऑल दिस टॉक्सिन्स एंड गैसेज आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। जब तक वो सुपरफिशियल है very good, but once they get enter into your body and once they reach to your nucleus ना, ठीक है ना, तो फिर कहानी बिगड़ने लग जाती है, ठीक है ना। दिस इज द रीज़न वाई पीपल से कि हम तो गुटखा भी नहीं खाते, हम तो अल्कोहल भी नहीं पीते, हम तो कोई गलत आदत भी नहीं हमारी, बट स्टिल वी गॉट कैंसर, ठीक है ना। तो उसका रीज़न ये है कि हम ये तो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हैं जो हमारे, हम बच ही नहीं सकते। अगर हम वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक है, दैट डजंट मैटर, ठीक है। यू आर ससेप्टिबल टू दिस टाइप ऑफ, इफ़ यू आर लिविंग इन अ मतलब अर्थ, ठीक है ना, इफ़ यू आर लिविंग ऑन द अर्थ ना, दैट मीन्स कि यू आर ससेप्टिबल विद दिस टाइप ऑफ व्हाट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और द ओके। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में गैसेस हो गए, डेंजरस हार्मफुल गैसेस हो गए, पैरेलली वी हैव सम यू कैन से
dust particles are also involved. Okay, smoking is the most common cause for the lung cancer. People are smoking because they are getting very relieved, ठीक है ना, but it is one of the major reason behind the आप कह सकते हो लंग कैंसर को टॉप करने के लिए, ठीक है. टोबैको इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर एजेंट विच कॉजेज द माउथ और द थ्रॉट कैंसर, ठीक है. हाँ, एजोडाइज जनरली द पीपल हु आर वर्किंग इन द डाई फैक्ट्रीज और डाई इंडस्ट्री ना, तो दे आर वेरी प्रॉन टू द एजोडाइज मतलब कैंसर, स्पेशली द स्किन कैंसर, ठीक है. इसके अलावा बेंजीन, अगर कोई लेबोरेटरी में काम कर रहा है, बेंजीन से कंटिन्यूसली उसका एक्सपोजर है, तो बेंजीन इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, ठीक है. तो अगर आप ज़्यादा एक्सपोज हो गए तो इट मे बी इट इंड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन, ठीक है. पैरेलली एस्बेस्टस, जो सीड्स बनती हैं छतों पर रखने वाली, वो सीड्स एस्बेस्टस की बनती है, वहाँ पर वो धूल कंटिन्यूसली जाता है और आपको रेस्पिरेटरी कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कुछ वायरस इन्वॉल्व हैं, जैसे पैपिलोमा वायरस, जो कि मैंने पहले बता दिया पैपिलोमा कॉज करता है, ठीक है. पैरेलली सम वायरसेस लाइक ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस, ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक वायरस है, ये भी लिम्फोसाइट्स को टारगेट करता है, ठीक है. और ल्यूकेमिया जितने भी हैं सबका रीज़न यही कहीं ना कहीं पाया जाता है, ठीक है. यूवी रेस, आप बाहर घूम रहे हैं, धूप आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, एंड यूवी रेज कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, दो टाइप की रेज होती हैं उसमें, तो दोज रेज आर वेरी हार्मफुल, ठीक है ना. ये क्या है, ये बहुत हद तक स्किन कैंसर या फिर आगे चलकर मल्टीपल दूसरे कैंसर्स को इंड्यूस कर सकती है, ठीक है. एंड परफ्यूम्स वेरी कॉमन एंड वेरी मतलब हम और आप बिना परफ्यूम के रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है. सो परफ्यूम आर ऑल्सो द यू कैन से एटियोलॉजिक फैक्टर बिहाइंड द कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है. नाउ अब कुछ कॉमन कैंसर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं और कौन कौन से पार्ट अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब जैसा जैसा नाम होगा वो उसका पार्ट होगा, ठीक है. एनल कैंसर एनस में होगा, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में, ब्लैडर कैंसर यूरिनरी ब्लैडर में, बोन मैरो कैंसर आपके जो बोन मैरो है जहाँ पर सारा ब्लड बन रहा है, ठीक है ना, मतलब जो भी एर्थ्रोपोइसिस हो रही है या ल्यूकोपोइसिस हो रहा है सब कुछ, ठीक है. कोलन कैंसर कोलन में, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स सर्विक्स मतलब जो फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना, ये स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टेड है फीमेल्स में, ठीक है. उसके कोलन कैंसर हो गया, उसके बाद फिर आई कैंसर, आंखों में, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ठीक है, इसमें मल्टीपल कैंसर आ सकते हैं, वेजाइनल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, ठीक है ना. पैरेलली वी हैव लंग कैंसर, ऑस्टियोसार्कोमा, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. जब हम सार्कोमा वर्ड यूज कर ले रहे हैं दैट मीन्स वी आर इन्वॉल्विंग द जॉइंट्स एंड मसल्स, ठीक है ना. अब जब बोन का कैंसर होने लग गया तो दिस इज द व्हाट यू कैन से द ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है. विल्स ट्यूमर, किडनी का ट्यूमर है, स्पेसिफिकली इसका नाम विल्स इसलिए पड़ा बिकॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट दिस ट्यूमर इज नेम्ड एज ए विल्स, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ही विल्स रख दिया. तो किडनी में जो ट्यूमर है दैट इज द विल्स ट्यूमर. पैरेलली वी हैव ल्यूकेमिया, WBCs को अफेक्ट कर रहा है. लैरिंक्स कैंसर, लैरिंक्स को आपके जो वॉइस बॉक्स है, टेस्टिकुलर आपके टेस्टिस को अफेक्ट कर रहा है. रेक्टम को जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज द रेक्टल कैंसर, ठीक है. सो दीज आर द जनरल नेम्स, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है. हमारा बॉडी जो है वो इतना सिस्टमेटिकली बनाया गया है कि जनरली हमको कैंसर हो ही ना, ठीक है, बट हम कहीं ना कहीं इस पूरे सेटअप को जो भगवान ने बनाया हुआ है उसको इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दे रहे हैं दैट विल लीड टू द व्हाट changes in the natural things and that may cause the different type of disease, and COVID is the one of the example of that particular imbalance in the nature, ठीक है ना. So what happened, ठीक है, अगर हम बात करें तो एक सेल साइकिल होती है, एक सेल को बनने के लिए एक सेल साइकिल से गुजरना पड़ता है, उसको माइटोसिस में जाना होता है, उसको जी फेज में जाना होता है, सिंथेसिस होता है, DNA बनता है, रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना. अब इन सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो ये देखते हैं कि जो सेल बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है. यानी कि अगर मान लो मुझे एपिथेलियम चाहिए तो वो एपिथेलियम सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसको चेक करना है, उन चेक पॉइंट्स को चेक करना है. और अगर किसी भी चेक पॉइंट्स को, इफ़ एनी चेक पॉइंट फाउंड और द पैरामीटर्स और द elements which are responsible or known as the inspectors, ठीक है ना, at the check points, ठीक है ना, वो जो inspectors if they got any error or any you can say misreading, है ना, कुछ भी वहाँ अगर उनको देखने को मिला, ठीक है, तो they can तुरंत they stop the cell cycle and then they rectify the issue, they can repair the issue if the
issue was repaired, the cell cycle will get the their original function, ठीक है, दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि सेल साइकिल को दोबारा से चला देगा और वो फिर गलती के साथ ही सेल साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो व्हाट आर द फेजेस, अगर हम देख लेते हैं तो G1 फेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक फेज है जिसको एस फेज कहते हैं। G2 फेज है, दिस इज ऑल्सो अ फेज वेयर यू कैन से माइटोसिस की तैयारी हो रही है। एंड द एम फेज जिसको हम कहते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। यहाँ पर मेन जो है वो डॉटर सेल्स का बनने का है, जिसमें कि आगे चलकर प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज, 4 तरह के फेजेस आ जाते हैं, ये जो आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। नाउ सेल साइकिल बहुत ज़्यादा कॉमनली पड़ी हुई है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट inspectors, what are the checkpoints which are responsible to check whether the cancer is there or not, मतलब there is any mishappening or not, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक रेस्टिंग फेज होता है जिसको हम कहते हैं G0 फेज, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं जैसे साइक्लिन D1, साइक्लिन 4, 6, हाँ, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि G0 फेज के पहले ही डबलिंग होना है, ठीक है, सेल का डबल होना है, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनने हैं। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है जहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहीं पर हम उसको रोक देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो G1 चेक पॉइंट पे हमारे पास एपोप्टोटिक कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम P53 या P21 के नाम से जानते हैं, एंड दे कैन चेक वेदर द फॉर्म्ड सेल इज अप्रोप्रिएट और नॉट। अगर वो अप्रोप्रिएट है तब तो ठीक है, अदरवाइज उसको वहीं पर क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। मारने का मतलब कि प्रोग्राम तरीके से मारते हैं, ठीक है। नाउ एस फेज विच इज नोन एज द रेप्लिकेशन ऑफ DNA फेज, ठीक है, यहाँ पर रेप्लिकेशन होना है। तो रेप्लिकेशन में जो चेक पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे ATR, CHK1, ATM और CHK2, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो चेक पॉइंट है दिस विल टेक केयर दैट जो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो DNA से DNA रेप्लिकेट हो रहा है वो सही से हो, ठीक है। एंड लास्ट वन द G2 चेक पॉइंट जहाँ पर CHK2 और P53 दोनों काम करते हैं अलॉन्ग विद द टॉपोइसोमेरेज 2, ठीक है। एंड दे विल टेक केयर दैट जो भी माइटोसिस होगा उसका प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल। नाउ अब कार्सिनोजेनेसिस का स्टेप देखते हैं। तो नॉर्मली होता कैसे है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस जो है इसका मतलब हो गया कैंसर, जेनेसिस का मतलब पैदा होना, ठीक है ना। तो कैंसर कैसे पैदा हो उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरली एक नॉर्मल सेल है जो कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड होता है किसके, केमिकल, रेडिएशन, वायरस और एनवायरमेंटल फैक्टर से। अगर नॉर्मल सेल को कंटिन्यूअसली ये एक्सपोजर मिलता रहेगा तो वो क्या होगा, इंजर हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो डैमेज हो जाएगा। अगर वो जेनेटिक मटेरियल डैमेज हुआ और वो रिपेयर हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो रिपेयरिंग नहीं हुई, डैमेज DNA नहीं ठीक हुआ, वैसा का वैसा रहा और ज़्यादा डैमेज हो गया, तो आगे चलकर फिर सोमैटिक म्यूटेशन होगा, सोमैटिक सेल्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस होंगे, ठीक है। एंड दैट म्यूटेशन विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ द ऑन्कोजीन, पहला। दूसरा, अल्टरेशन इन द एपोप्टोसिस जीन, ठीक है, जैसे P53 के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो कैपेबिलिटी है एपोप्टोसिस करने का, उसको ये चेंज कर देगा। प्लस जो सप्रेशर जीन थे, जो ट्यूमर सप्रेशर जीन थे, उनको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। और ये जो तीनों फैक्टर हैं 1, 2, 3, ठीक है ना, ये जो तीनों फैक्टर हैं दे आर द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू स्टार्ट द कार्सिनोजेनेसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ऑल ऑफ 3 कैन लीड टू द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टर्ड जीन प्रोडक्ट, ठीक है, दैट हैविंग अ लॉस ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। एंड लेटर ऑन अलॉन्ग विद द चेंजेस इन सम, आप कह सकते होगे कुछ म्यूटेशंस होंगे, कुछ हेट्रोजेनेसिटी होगी, कुछ क्लोनल एक्सपेंशंस होंगे, दैट विल लीड टू द मैलिग्नेंट और नियोप्लाज्म और मैलिग्नेंसी, ठीक है ना। तो यही कैंसर का carcinogenesis है। Now there are some cells, solid tumors. Compartment A consists of the dividing cells possibly being continuously in the cell cycle, whereas the compartment B consists of रेस्टिंग सेल्स। यहाँ पर कंपार्टमेंट डी में कौन है, वो सेल्स हैं जो G0 फेज में हैं, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। कंपार्टमेंट सी कंसिस्ट ऑफ द दोज सेल्स विच नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं, बट दे हैव कैन इंक्रीज द ट्यूमर वॉल्यूम, ठीक है। नाउ अब कंपार्टमेंट डेट जो कि डिवाइडिंग प्रोलिफरेटिंग कंपार्टमेंट है, तो इसमें मैक्सिमम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें तो सेल साइकिल में एस फेज के ऊपर एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि आगे चलकर एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर दे, ठीक है। नाउ
most of the anti-cancer agents or the chemotherapy of cancer can having a property to prevent the cell growth को रोकना बहुत जरूरी है. तो for that we need to focus on the what the restriction of the particular cancer cells. ठीक है ना. Now अब क्योंकि इनकी डोजेस बहुत हाई होती हैं और ये आप कह सकते हैं कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक चल रहे होते हैं, तो इनके कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बोन मैरो डिप्रेशन, एलोपेशिया और कभी कभी आप इम्पेयर्ड हीलिंग भी देखने को मिलती है ना. और कॉमनली कीमोथेरेपी के साथ जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो नोजिया, वोमिटिंग, स्टेरिलिटी, एलोपेशिया मतलब लॉस ऑफ हेयर, दे आर द वेरी कॉमन फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व विद द anti-cancer therapy. ठीक है. Now what are the modalities which we can use which are empirical in the cancer therapeutics? So we have three modalities. The first one is the surgery along with the radiation. अकेले सर्जरी काम नहीं करेगी. आपने एक कैंसर सेल को काट के निकाल दिया तो हो सकता है कि क्योंकि डॉक्टर है, कोई भगवान तो है नहीं, ठीक है, तो अगर एक भी कैंसर का सेल छूट गया तो वो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी है, वो दोबारा से अपने आप को ग्रो करने लग जाएगा. और वो जब ग्रो करने लग जाएगा ना तो दैट विल बी मोर डेंजरस. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी यूज द रेडिएशन थेरेपी. ठीक है, हम रेडियोथेरेपी लेते हैं और रेडियोथेरेपी जो है दैट विल हेल्प टू किल दैट रिमेनिंग सेल जो कि बच गया था. ठीक है ना. कीमोथेरेपी जो है दैट इज द थर्ड वन. 50% पेशेंट्स विल गो विद द कीमोथेरेपी एंड हैव अ टेंडेंसी टू क्योर देमसेल्फ. ठीक है, जिसमें कि आप कह सकते हो एक ब्रेस्ट कैंसर जो है जो जनरली जल्दी ठीक हो जाता है कीमोथेरेपी की वजह से. सम न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद द कीमोथेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट, दैट इज हार्मोनल ट्रीटमेंट. अगर कहीं हार्मोन की वजह से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कह लो ब्रेस्ट कैंसर है, दैट इज ड्यू टू द व्हाट, एस्ट्रोजन. ठीक है, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसे एजेंट्स यूज कर सकते हो विच कैन बैलेंस द हार्मोनल सिक्रीशन और उसकी वजह से वो कैंसर जो है वो मिनिमाइज हो जाए. इसके साथ साथ वी हैव सम स्पेसिफिक ड्रग विच कैन टारगेट द स्पेसिफिक प्रोटीन विच आर इन्वॉल्विंग द कैंसर. ठीक है, विच आर कॉजिंग द कैंसर. ठीक है, तो वो एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. और फिर आगे चलकर कुछ एंटीबॉडीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर इम्यून सेल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जैसे HTLV वायरस 1 हो गया, तो ये इन्वॉल्व हो रहा है. तो फॉर दैट वी नीड सम एंटीबॉडीज़ टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंसर. ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर हर्सेप्टिन एंड द एवेस्टिन. ठीक है, ओके. सो parallelly we have some biological response modifiers or you can say the immunomodulators and they have the potential to change the immunity, यानी कि ये कुछ ऐसे इम्यून सेल्स बनाने लग जाएंगे जो कि उस कैंसर के अगेंस्ट में काम करेगा. एंड द एग्जांपल्स आर एफसिक्सिमैब और रिटॉक्सिमैब. वैक्सीन्स आती हैं, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है या फिर HPV की वैक्सीन आती है विच कैन प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम द हेपेटाइटिस या लीवर कैंसर और सर्वाइकल कैंसर. जनरली ये वैक्सीन जो हैं दे आर वेरी सेफ. तो अगर कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर एंडेमिक है ये कैंसर्स, तो यू नीड टू टेक द वैक्सीन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर specific cancers. Now what are the cancers which can be treated by the chemotherapy? So this is the list. You can treat choriocarcinoma, acute lymphoma, Hodgkin disease, Burkitt's lymphoma, Wilms tumor, lot of cancers you can treat with the what, the कीमोथेरेपी. ओके, सो यहाँ पर एक हॉजकिन डिजीज़ है, आगे आपको 2-3 बार ये आएगा, एक आएगा हॉजकिन डिजीज़ और दूसरा आएगा नॉन हॉजकिन डिजीज़. बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये होता क्या है भाई, दो नाम है नॉन और हॉजकिन का. तो यहाँ पर दोनों ही लिम्फोमास हैं. ठीक है, लिम्फ के कैंसर हैं, बट यहाँ पर एक सेल पाया जाता है जो कि माइक्रोस्कोप से देखने को मिलता है. ठीक है, जब इसको चेक किया जाता है बायोप्सी में तो रेड स्टर्नबर्ग सेल जो होगा वो पॉजिटिव होगा यानी मिलेगा और इसमें वो एब्सेंट होगा. तो अगर प्रेजेंट हुआ तो हॉजकिन और एब्सेंट हुआ तो नॉन हॉजकिन. ठीक है जी. चलो, व्हाट आर द टॉक्सिसिटी. अगर हम बात करें तो जनरली मल्टीपल टॉक्सिसिटी इज ऑब्जर्व विद द, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट कम और टॉक्सिसिटी ज़्यादा, ये भी है क्योंकि थेरेपेटिक विंडो बहुत छोटी है इसकी. ठीक है ना, दैट्स वाई. सो जनरली नोजिया एंड वोमिटिंग इज वेरी कॉमन. पैरेलली बोन मैरो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. इसमें पैनसाइटोपिनिया, जिसमें सारे ब्लड सेल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ आपको डायरिया, इम्यूनोसप्रेशन, हेयर लॉस, ठीक है, ये बहुत कॉमन देखने को मिलेगा. लगभग सारी कीमोथेरेपी के साथ स्टार्ट हो जाता है. डिलेड वुंड हीलिंग होने लगता है, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा. ठीक है, इसके साथ साथ कार्सिनोजेनिसिटी, ठीक है,
हाइपरयूरेसेमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा, टेराटोजेनिक होगा ये, ठीक है, बच्चे को डैमेज करेगा, फीटस को, न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा और कभी कभी ये कार्डियक सेल्स को भी क्या करता है, डैमेज करता है। सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स? सो दिस इज द टाइप ऑफ सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो ये चार्ट है जो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर माइटोसिस को कौन कौन टारगेट कर रहा है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अगर हम बात करें तो G0 फेज पे कौन कौन काम कर रहा है, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स G1 पे काम कर रहा है, एक्टिनोमाइसिटीन, 5-फ्लोरोउरेसिल, साइटोसिन। अगर हम बात करें GS और G2 फेज में कौन काम कर रहा है, तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट, मिथोट्रिक्सेट, अल्कलाइटिंग एजेंट्स। वेयर एज अगर हम बात करें कि G2 से M फेज के बीच में कौन काम कर रहा है, तो वी हैव साइक्लोफॉस्फामाइड, ब्लियोमाइसिन एंड एक्टोमाइसिन D, ठीक है। क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारे ड्रग्स हैं जो आपको थोड़ा या ज़्यादा याद करके रखने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर्स हैं, पैरेलली वी हैव सम स्टेरॉइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट, हार्मोन एंटागोनिस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड सम मिसलेनियस एजेंट्स आर ऑल्सो available. So starting with the alkylating agent, the first one, this is the group which consists of सब अल्कलाइल ग्रुप, ठीक है, और ये जो है जनरली क्रॉस ब्रिज कोवेलेंट बॉन्ड कर लेते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ, ठीक है, और यही इनकी मैकेनिज्म है। तो जनरली जब आप अल्कलाइटिंग एजेंट खाते हो, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है, ठीक है ना, तो अगर आपने साइक्लोफॉस्फामाइड खाया तो ये क्या बनाता है, कार्बोनियम आयन बनाता है, ठीक है, और ये जो कार्बोनियम कैटायन है, दिस इज वेरी रिएक्टिव एंड दिस विल गेट बाइंड विद द व्हाट, द डीएनए, ठीक है ना, और ये जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। तो N7 पोजीशन ऑफ व्हाट, द ग्वानिन, ठीक है, यहाँ पर ये चेंजेस होगा। इसके साथ साथ कभी कभी N1 और N3 पोजीशन ऑफ एडेनिन, N3 पोजीशन ऑफ साइटोसिन और O6 ऑफ द ग्वानिन, ये पोजीशंस पर भी ये बॉन्डिंग देखने को मिलती है जो कि आगे चलकर ज़्यादा डैमेज करती है कैंसरस सेल को, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द साइक्लोफॉस्फामाइड। अल्कलाइटिंग एजेंट विल फॉर्म द हाईली रिएक्टिव cation, that is the carbonium ion. This will get bind with the DNA bases and this will lead to the cross linking, abnormal base pairing and DNA breakage, ठीक है, and this will kill the cancer cells. So cyclophosphamide जो है it is the pro drug, active metabolite जो है वो है एल्डोफॉस्फामाइड, IV और ओरल दोनों रूट से यूज़ किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करता है। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसको बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।